तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। और कितना इजीली हमने इसको देखा कि भाई हाँ चलो ठीक है, सॉल्यूशन ही आ गया। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन को तो हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन के और में यानी कि चॉइस में आपको एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि एग्जैक्टली अगर आप इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर को आप क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर को आप टी ले सकते हो, है ना। सो डिनोमिनेटर को टी लोगे तो बेसिकली अगर आप देखो तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू विल गेट 2c² x dx बराबर dt, है ना। अच्छा, यानी कि x dx को आप बेसिकली क्या लिख सकते हो, x dx को dt अपॉन 2c², बस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 3a, ठीक है, और x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन 2c², है ना। और नीचे कितना भैया, b² प्लस c² x² को हमने t बोल दिया। अब ये तो भैया कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, ये तो कांस्टेंट है और आपने देख लिया। सो 3a अपॉन 2c² लॉग मॉड्यूलस t प्लस c। ठीक है, ओके बच्चों। अब फाइनली क्या बारी है भैया, आंसर लिखने की। तो 3a अपॉन 2c² लॉग मॉड्यूलस टी यानी कि b² प्लस c² x² प्लस c, है ना। दिस इज इट, दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चों, है ना। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी, तो ऐसा ही किया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता था राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन। ये कोई लाइन है भैया, है ना, ये कोई लाइन है। ठीक है, लेट्स टेक दिस अ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है भाई, 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, है ना। सबसे पहले मैंने किसी भी बच्चे को एक बात बोली है कि अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे रखी है तो आप सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है कि एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट +1 होगा। ठीक है, सो वाई प्लस 3 अपॉन 2 एंड जेड प्लस 2 एंड लेट्स से दिस इज अपॉन 1। तो एक बात मेरे को आप बता सकते हो क्या, कि देखो इस इक्वेशन को देख के, इस इक्वेशन को देख के एक बात तो पता चलती है कि ये जो लाइन है ये 4 -3 -2 से लाइन पास होती है। यहां से देखो ध्यान से, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 से, ठीक है, यहां से पास होती है। और इसके जो पैरेलल वेक्टर है इस लाइन के, उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे हैं, -2i कैप हो गया प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज से हमने वेक्टर भी बना दिया। कह रहा है कि राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसी होती है बच्चों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसी होती है, देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन की अगर हम बात करेंगे, सो आपको भी पता है दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और वो a वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से पास होती है उसका ही पोजीशन वेक्टर a वेक्टर होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर यानी कि माइनस का 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप। अच्छा, अब वो क्या पूछता है आपसे, कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन है लेट से, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो देखो एक बात सुनो, डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको चाहिए ना, तो आपको भी पता है कि ये और ये और ये क्या है, ये बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज हैं, है ना। बेसिकली दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। सो इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन है अगर, उसके अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तो आपको भी पता है कि L इज इक्वल टू a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, एंड m इज इक्वल टू b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, और n अब इज इक्वल टू c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है चाचा, क्लियर है, ओके। अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्या कहना चाह रहा हूं। L इज इक्वल टू a कितना है भैया -2 अपॉन अंडर रूट बेटा, अंडर रूट कितना, इट इज -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि -2/3 हो गया भाई। सो m इज इक्वल टू 2/3 एंड n इज इक्वल टू 1/3। आप मेरी बात समझे, इस लाइन के पैरेलल लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए थे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे भाई, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। इन्हीं डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल करते हुए हमने लाइन के
डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिए हैं, चेक कर लो। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन आसान है, किसी को लगता होगा कि 4 लाइनों में लिख दिया तो टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है बेटा। ठीक है ना, ये 10th क्लास नहीं है, 12th क्लास है, तो आपको भी पता है कि 12वीं के लेवल पे 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, ये कहता है कि भैया if p is the order and q is the degree, if p is the order and q is the degree of the differential equation, ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स का होल पावर 3, तो हमें p माइनस क्यू की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो बेटा आपको मैं बता दूं, चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल लगा के आप इसको डिफरेंशिएट कर दो इनटू dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि इसका जो ऑर्डर है, सबसे पहले तो जो इसकी डिग्री है और जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना होगा भैया, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट वही ऑर्डर होगा, है ना, तो 2। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है तो 1 ही ना, सो डिग्री 1। सो ऑर्डर को उसने क्या बोला था, p, ऑर्डर को बोला था उसने p, एंड डिग्री को कितना बोला था उसने, q। और अगर आपसे वो p माइनस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 2 माइनस 1 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है ना, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उसने कहा लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो अगर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह के क्वेश्चन आपको सीबीएसई में बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे। सो दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के, राइट। सो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 139 एंड 3 माइनस लैम्डा म्यू, दिस इज इक्वल टू मतलब 0 वेक्टर। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, आई कैप दिस इज 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा माइनस जे कैप इट इज म्यू माइनस 9×27 प्लस के कैप इट्स माइनस लैम्डा और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब क्या है कि भैया आई का कंपोनेंट भी 0 होगा, वाई का कंपोनेंट भी 0 होगा, जे का कंपोनेंट भी 0 होगा और के का कंपोनेंट भी 0 होगा। यानी कि 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा की वैल्यू भी 0 होनी है, म्यू माइनस 27 भी 0 होना है, और माइनस लैम्डा माइनस 9 की वैल्यू भी 0 होनी है। तो अब यहाँ पे देखो आप कि लैम्डा की वैल्यू तो माइनस 9 हो गई भैया, और म्यू की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 27 हो गई। ठीक है, ठीक है, सो आप देख भी सकते हो 27 दिया और 9 में 81, ठीक है ना, तो इक्वल टू 0। सो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों, है ना। सो उम्मीद करता हूँ सब क्लियर होगा और मजे कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो 2-2 नंबर के हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि 8 नंबर हम गेन कर चुके हैं। ठीक है, सो 5th क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो जब आप इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ते हो ना, इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ने का एक अलग मजा होता है, लेकिन जब आप मिक्स्ड करते हो ना, तब आपकी नॉलेज चेक होती है कि आपको रैंडमली कुछ भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो वो जो लोग कंफर्टेबल जोन में रहते हैं ना, जो कुछ कुछ लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं कि भाई अगर हम 7.1 कर रहे हैं तो बस 7.1 के सारे क्वेश्चंस कर करके खुश हो रहे हैं। लेकिन आप देखो इजी और सिमिलर क्वेश्चंस करके कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि एट द एंड आपको रैंडमली किसी भी टॉपिक को फेस करना पड़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करें और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करते रहें, नॉट सिमिलर एंड इजी प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो जी, तो 5वें क्वेश्चन का अगर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं, सो सॉल्यूशन ये रहा भैया। ठीक है, सो 2×5 5वें क्वेश्चन में फॉर अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, एक लॉट है जिसके अंदर कितने बल्ब्स हैं भैया, टोटल 30 बल्ब्स हैं। ठीक है, नाउ विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स, इसके अंदर भैया 6 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, 6 डिफेक्टिव हैं, और इसमें 6 डिफेक्टिव है तो ऑब्वियसली 24 कितने होंगे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स होंगे ना, यानी कि ओके बल्ब होंगे, है ना। कह रहा है एक सैंपल ऑफ 3 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, अ सैंपल ऑफ 3 बल्ब, अ सैंपल ऑफ 3 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस विद द रिप्लेसमेंट, है ना, एक के बाद एक, मतलब पहले ये निकाला फिर इसको वापस रख दिया, फिर दूसरा निकाला फिर इसको भी वापस रख दिया, फिर तीसरा निकाला, है ना, तो रिप्लेसमेंट करके।
सो जब रिप्लेसमेंट होता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि पहले वाले के निकलने का दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वापस रख दिया गया है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। देखो बेटा, आप खुद सोचो कि 3 बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। तो x अगर आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो या तो ये हो सकता है कि भैया एक भी बार डिफेक्टिव बल्ब ना आया हो, है ना, 0, या एक बार डिफेक्टिव बल्ब आया हो, या 2 बार डिफेक्टिव बल्ब आया हो, या 3 बार डिफेक्टिव बल्ब आए हो। मतलब अगर हमने 3 बार किसी बल्ब को निकाला तो या तो एक बार डिफेक्टिव बल्ब आ सकता है, या 2 बार, या 3 बार, या एक भी बार नहीं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव, तीनों नॉन डिफेक्टिव। अब देखो प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई होगी, है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई होगी, प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, नॉन डिफेक्टिव है तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, यानी कि 4 चौक 16 चौका 64, 64/125 विल बी द आंसर। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें तो नो नॉन डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव है, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 5। लेकिन ऐसे 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं, तो यानी कि 4 चौक 16 48, 48/125। फिर ऐसी यहाँ पे बात करें तो 2 डिफेक्टिव है, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1 नॉन डिफेक्टिव है, तो 4/5, यानी कि 4/125। लेकिन नहीं, ऐसे 3 केसेस हैं, ऐसे 3 केसेस हैं, तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो इसका मतलब 4 तिया 12, 12/125, 12/125, ठीक है। एंड तीनों डिफेक्टिव हैं अगर, तो 1/5, 1/5, 1/5। तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा, इट इज 1/125। कभी भी अगर आपको पता करना हो कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप इन सबको जोड़ लो तो आपका सर्टेनली क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। आप देख लो, 64 और 48 चेक कर लो आप, 12 और 1, ये 125 ही आना चाहिए। 8 4 12, 2 14 और 1 15 का 5 का 1 6 1 7 4 11 और 1 12 आ गया ना, 125/125, तो यानी कि 1, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये मेरे को समझाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जिसके दिमाग में ये सब चीजें फिट हैं वो तेजी से करना शुरू कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे छठा क्वेश्चन है, तो छठे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे भैया, कह रहा है 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black balls and 8 red balls. So 2 balls are drawn, 10 ब्लैक हैं इसके अंदर और 8 रेड बॉल्स हैं। वो कह रहा है कि 2 बॉल निकाली हैं विद रिप्लेसमेंट, यानी कि निकाली और वापस डाल दी, फिर निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो सबसे पहले तो बेटा सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि भाई ब्लैक और रेड हो, रेड और ब्लैक हो, रेड रेड हो और ब्लैक ब्लैक हो, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, डेट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन अदर इज रेड। तो यानी कि वो हमसे क्या पूछ रहा है कि या तो एक रेड हो दूसरी ब्लैक हो, या एक ब्लैक हो दूसरी रेड हो, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे। सो अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 10/18, यानी कि 5/9। और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 8/18, यानी कि 4/9। क्या है यार, सो अब मेरे को यहाँ पे निकालनी है, देखो आर और बी एक साथ होने हैं तो 4/9 इंटू 5/9, और लग गया तो प्लस बी 5/9 इंटू 4/9। सो इसका मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा बेटा, 5 चौक 20/81 प्लस 5 चौक 20/81, है ना। सो यानी कि 40/81 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। सो दिस इज वी कैन डू। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में भैया पहला ही क्वेश्चन जो है अंडर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो सबको पता ही है यार कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, ठीक है। सो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भैया, -2/2, इसका होल स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमको 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
अंडर रूट 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1। अब देखो बेटा बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये और ये इसको एक जगह ले लेंगे और ये एक जगह ले लेंगे, ठीक है। सो दिस मच ऑफ dx यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 5 में से एक गया, ये तो हो गया 4, फिर माइनस कॉमन लूंगा ना, और बल्कि एक बात सुनो, पहले ये लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और 5 में से एक गया 4, है ना, ऐसे। सो यानी कि अब ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब किसी बच्चे को अगर इसका फॉर्मूला ध्यान है, किसी भी बच्चे को अगर इसका फॉर्मूला ध्यान है, किसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन टू सेम एक्सप्रेशन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सो अगर ये फॉर्मूला याद है तो उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं है ना, कुछ रहा थोड़ा ही है। आप क्या कर दो, सिंपल टू बी ऑन द सेफर साइड आप x माइनस वन को t बोल दो, x माइनस वन को t बोलोगे तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपके पास जो क्वेश्चन है वो कैसा आ जाएगा, वो ऐसा आ जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तो भाई सिंपल है ना, आप यही फॉर्मूला लगा दो ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो इट इज टी अपॉन टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन टू लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें हमेशा कि कभी भी जिस वैल्यू को आप एज्यूम कर रहे हैं, जिस वैल्यू को आप एज्यूम कर रहे हैं उस तरीके से आप आंसर ना दें, उस तरीके से आप आंसर ना दें, आप आंसर ओरिजिनल वेरिएबल में दें, यानी कि जो आपका x का वेरिएबल है ना। सो t की वैल्यू कितनी है, x माइनस वन, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप x माइनस वन में ही आंसर दें, यानी कि t की वैल्यू x माइनस वन रखें, x माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इट इज 2 लॉग, अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे x माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, चेक कर लो। बस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, मतलब वैसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जिस जगह पे मैंने छोड़ा है वहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। सो एग्जाम में इसी प्यार से और इसी क्लैरिटी के साथ आपको आंसर निकले हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस में सही जवाब मिलेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर का, ये अगेन एक 8वां क्वेश्चन है। क्या कहता है इसमें, कहता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सो देखो एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये थोड़ी बोलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज का है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। देखो पहली बात तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है नहीं। सो आपको ये साफ साफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, साफ साफ ये कौन सी इक्वेशन दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको दिख रही है, आप चेक कर लो, ठीक है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता ही है कि हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखते हैं कि भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं सबसे पहले, तो e की पावर इंटीग्रेशन p dx लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है ना, प्लस सी करके हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है तो उसने सी को निकालने के लिए भी कंडीशन दी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाल पाएंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पाते हैं तो p क्या है यहाँ पे, p बेसिकली आपका cot x है, q क्या है आपका, ये सब पूरी चीज है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम लोग निकालेंगे, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल p dx है ना, cot x dx। सो आपको भी पता है कि इसका आंसर कितना होगा, e पावर log मॉडुलस sin x होता है वैसे तो, ठीक है ना। सो e पावर log बेस e sin x, तो यानी कि sin x है ना, और मॉडुलस की जगह हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन आगे आसान पड़ जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके यहाँ पे मॉडुलस नहीं लिखती है, तो sin x, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नाउ बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब तो हमारे को सिंपल यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन है ना, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x इज इक्वल टू q, q कितना अभी हमारे पास 2x प्लस कॉट स्क्वायर x, ठीक है ना, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट sin x, ठीक है ना, दिस मच ऑफ dx प्लस c। सो देखो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों हम इसमें, सिंपली
यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x sin x dx, यानी कि एक इंटीग्रेशन आप ये करेंगे, और ये कितना हो जाएगा भैया cot स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, एंड दिस इज sin x dx, सो प्लस सी। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सो कितना हो जाएगा, दिस इज y इंटू साइन एक्स एंड दिस इज 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, यानी कि माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, यहीं के यहीं sin x हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये आंसर आएगा ना कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि माइनस cos x माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन sin x है ना, तो ये यहाँ पे ऐसे रहेगा। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो बहुत ध्यान से तो दिस इज cot x cosec x, सॉरी यहाँ पे कितना है हमारे पास, दिस इज cot x cos x है ना, क्या हुआ क्या भाई, हेलो, हाँ ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कितना हो गया भैया, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, दिस इज cot x वी कैन से और cos x वी कैन से, है ना, कुछ गलती कर दी क्या भाई हम लोगों ने, ओके तो कोई बात नहीं। देखो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा इजीली हम कुछ कर पाते। एक तो मैं आपको बता दूं कि अब मेरे को जगह की जरूरत है, तो मैं ये जो फॉर्मूले वाली जो लाइंस है ना, ये सारी लाइंस को हटा दे रहा हूँ, फॉर्मूले वाली लाइंस को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट मैं इस सॉल्यूशन को ऊपर ले लेता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है भाई, क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया भैया, दिस इज cos स्क्वायर एक्स और sin x है, ठीक है। सो अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को मैं लेट्स से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं यार, तो कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत है क्या भाई, अगली लाइन में इंटीग्रेट कर लूंगा तो y sin x दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2x cos x प्लस 2 sin x, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन cosec x और माइनस माइनस sin x dx प्लस सी। सो फाइनल अल्टीमेटली क्या आंसर हो गया भैया, y इक्वल टू y sin x माइनस 2x cos x प्लस 2 sin x, और cosec x का आपको पता ही है प्लस log मॉडुलस cosec x माइनस cot x, और यहाँ पे sin x का माइनस cos x, तो यानी कि प्लस cos x प्लस c। अब सिंपल सी बात है, c निकालने का मेरे पास रास्ता नहीं है ना, c निकालने का मेरे पास रास्ता नहीं है, और मेरे को थोड़ी जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो मैं इसको भी स्क्वीज करूँगा, इसको भी स्क्वीज करूँगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया यहाँ पे, अब मैं x की वैल्यू पाई बाय 2 रख रहा हूँ और y की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कुछ भी रखते चलूँ मैं, ठीक है ना। सो दिस इज x की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2, ठीक है, प्लस 2 साइन पाई बाई 2 प्लस लॉग कॉसेक एक्स है ना, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस कॉट पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस सी। अब देखो क्या क्या जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 है ना, 0 इक्वल टू 2, यहाँ पे कॉसेक पाई बाई 2 कितना होता है भाई, साइन 91, तो कॉसेक पाई बाई 2 भी 1, सो लॉग 1 माइनस कॉट पाई बाई 2 कितना होता है, देखो कॉट पाई बाई 2 कितना होता है, इट्स 0, सो 0, सो प्लस कॉस पाई बाई 2 ये भी 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू भैया कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई, बस सी की वैल्यू माइनस का 2 आ गई तो वो यहाँ पे पुट कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके आगे बढ़े, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देख के, ये क्वेश्चन को देख के ही पता चलता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें cos के अंदर y अपॉन एक्स था, तो आपको भी पता है कि यार cos के अंदर का y अपॉन एक्स कोई दुनिया में कोई माइकल लाल छेड़ नहीं सकता, सो ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें यहीं पे कुछ मैनेज करना पड़ेगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज y अपॉन, लेट्स से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो y अपॉन एक्स प्लस
दिस इज 1 अपॉन कॉस वाई बाई एक्स। सो ये आपको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है। आप y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो, सो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, सो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स की अगर हम बात करेंगे तो y अपॉन एक्स को हम v लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन कॉस वी। ठीक है ना। अभी देखो, अभी आप कुछ बच्चे कहेंगे कि पिछला क्वेश्चन सर 3 नंबर में तो नहीं था, इसको तो 5 नंबर में होना चाहिए। बेटा आपको चॉइस में भी तो देखना चाहिए ना कि चॉइस में कितना गंदा क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने। चॉइस में तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन दे रखा है, तो इसलिए आपको चॉइस को भी देखते हुए चलना है। अभी अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, तो cos v dv हो जाएगा एंड दिस इज dx अपॉन x हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड इस साइड प्लस cv लगा देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा भैया, इट इज साइन v इज इक्वल टू log मॉडुलस x प्लस c, दैट सेट दिस इज द सॉल्यूशन। नहीं, लेकिन आपको एंड में आंसर क्या देना है, v की जगह क्या रखना है, y अपॉन एक्स, तो साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस सी, है ना। तो देखो आप, कितना इजी क्वेश्चन आपके साथ ही सामने ये आ गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है a प्लस बी प्लस सी वैक्टर इक्वल टू 0 एंड इनके सबके मैग्नीट्यूड भी दिए हुए हैं। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। देखो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल आपको चाहिए तो आपको एक तो उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए और उन दोनों के मैग्नीट्यूड भी पता होने चाहिए। अब मैग्नीट्यूड तो आपके पास है, मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड तो आपके पास है, ठीक है, आप देख लो। यानी कि आपको a डॉट बी की वैल्यू चाहिए। अब a डॉट बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। आपने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, a प्लस बी प्लस सी वैक्टर इक्वल्स टू जीरो वैक्टर, एंड ऑब्वियसली ये जीरो वैक्टर होगा ना, यहाँ पे जीरो नहीं, जीरो वैक्टर आएगा, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी वैक्टर। अब आप a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस सी डॉट सी करना पड़ेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ए डॉट बी डॉट ए और बी डॉट बी, और ये कितना हो जाएगा, सी डॉट सी। और आपको भी पता है कि ए डॉट ए कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, क्योंकि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू तो बी डॉट ए होता है ना, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होती है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एंड सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे भैया, कितना, 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर की भी इनफैक्ट वैल्यू लिख दो आप, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर की भी वैल्यू लिख दो, यानी कि 49। यानी कि ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 49 माइनस 25 माइनस 9। ए डॉट बी कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 49 में से अगर आप 9 5 14 यानी कि 34 घटाओगे तो यू विल गेट, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 15 अपॉन 2, ठीक है। ये जैसे ही आपके पास a डॉट बी की वैल्यू आ गई, अब आपको भी पता है कि अब आपको एंगल निकालने के लिए ना इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा ना। अब आपको पता है कि एंगल निकालने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली cos थीटा की वैल्यू, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, है ना, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, है ना, ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a डॉट बी यानी कि 15/2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5, ठीक है ना। फ्रॉम दिस हमने cos थीटा की वैल्यू लिख दी। ये हो जाएगा 5 3 15 यानी कि 1/2, और थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है भैया, cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 विल बी द आंसर, ठीक है ना। cos 60 डिग्री पे वैल्यू होती है हाफ, ठीक है, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। ठीक है, सो लेट्स से ये कोई लाइन है भाई, है ना, लेट्स से ये कोई लाइन है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई प्रॉपर लाइन खींचता हूँ। ठीक है, ये लाइन क्या है आपकी, ये वाली लाइन है। ठीक है, दिस इज माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इसमें क्या है मेरे पास, प्लस लैम्डा टाइम्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, ओके, सो ये मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, अच्छा, अब ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट से, ये कोई पॉइंट है P 5,4,2, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है हमने, और इस परपेंडिकुलर में हमको क्या चाहिए, हमको इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट हमने कहा अल्फा बीटा और गामा। अच्छा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना कि भाई अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो क्या आप इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो, x प्लस 1/2 y माइनस 3/3 एंड z माइनस 1 अपॉन माइनस का 1। ठीक है, ये आपने इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिख दी। अब अगर अल्फा बीटा गामा इस लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो यानी कि मैं कह रहा हूं कि फॉर सम पॉइंट अल्फा बीटा गामा लेट्स से दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा। भाई ये वाली पॉइंट जो है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 3/3 इज इक्वल टू गामा माइनस 1/-1 इज इक्वल टू लैम्डा। सो कैन आई राइट क्या कि अल्फा इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, बीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3 एंड गामा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है नाउ। अब आप बहुत ही ध्यान से, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्या एक चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि भैया अल्फा बीटा गामा के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, क्या हो गया भाई, ये मैंने नया पॉइंटर फोकस डाउनलोड किया था। ठीक है तो उसी का ही आई थिंक आ रहा होगा ना, ट्रायल वर्जन है, बट मेरे को ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है तो मैं इसको हटा दूंगा। सो खैर, अल्फा बीटा गामा, अब आपको भी पता है कि अगर हमने को लैम्डा की वैल्यू पता चल गई ना, तो हम लोग ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। देखो एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन ये दे रखी थी, और लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया, हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए। सो हमको अगर लैम्डा की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आराम से निकाल देंगे। सो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालूं मैं, तो देखो मेरे को एक बात समझ में आती है, मेरे को एक बात समझ में ये आती है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, और अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट M है, सो PM के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे भैया, PM के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे भैया, अल्फा माइनस 5 और बीटा माइनस 4 और गामा माइनस 2। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि अल्फा इज हाउ मच, अल्फा इज 2 लैम्डा माइनस 1, सो 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5, और बीटा कितना, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, एंड गामा कितना हो गया, माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गए, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज कितना आ गए, 2 लैम्डा माइनस 6 और 3 लैम्डा माइनस 1 और माइनस लैम्डा माइनस 1। अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखना, आपको मैं एक बात बता देता हूं, बहुत ही आराम से देखना आप, बहुत ही आराम से देखना आप, कि पीएम और ये लाइन एल, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, पीएम और लाइन एल परपेंडिकुलर हैं। तो इससे हमारे को फायदा क्या मिलेगा कि भैया इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या रिलेशन एग्जिबिट करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो भैया अब हम a1 a2 यानी कि 2 लैम्डा माइनस 6, ठीक है, 2 लैम्डा माइनस 6, और देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3
और माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, दिस विल बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस 2 6 12 प्लस 3 3 9 लैम्डा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस लैम्डा और प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 4 9 4 13 और एक 14 लैम्डा इज इक्वल टू 12 3 15 और एक माइनस का 14 उधर जाके 14, तो लैम्डा की वैल्यू 1। तो जैसे ही आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करते ही 1 2 माइनस 1 1, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3 6, एंड गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1 प्लस 1 0। सो आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आ गया भैया, 1,6,0 है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलो जी, तो फटाफट से आगे के क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। कहता है इमेज ऑफ द पॉइंट निकालो। नहीं, सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। ये कोई पॉइंट है 163, और उस पॉइंट की इमेज आपको निकालनी है ना, इस पॉइंट की आपको इमेज निकालनी है। और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। सो अब ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट की इमेज कहीं यहाँ होगी। लेट्स से पॉइंट की इमेज हो गई अल्फा बीटा एंड गामा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो टुच्चा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कितना होगा, देखो लाइन तो एज अ मिरर काम कर रही है ना, प्लेन मिरर। तो इसका मतलब ये है कि ये मिड पॉइंट होगा, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज करके, है ना। सो ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, अल्फा प्लस 1/2, बीटा प्लस 6/2 एंड गामा प्लस 3/2, ठीक है। ये पॉइंट इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये लाइन इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इफ वी कैन से दैट अल्फा प्लस 1/2 एंड बीटा प्लस 6/2 माइनस 1/2 एंड गामा प्लस 3/2 माइनस 2/3, एंड लेट्स से ये ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सिंपल इज दैट। ओके, नाउ let's say this is for this particular point, and let's say this is equals to lambda. So we can say that कि lambda alpha is equals to 2 lambda minus 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, बीटा प्लस 6/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, ठीक है। और ये प्लस 1 उधर चला जाएगा, तो 2 लैम्डा प्लस 1। सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट बीटा इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 6, ठीक है। सो ये बीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास गामा की भी वैल्यू आ जाएगी, कितनी, इट इज गामा प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 2, और गामा गामा इट इम्प्लाइज गामा इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 लैम्डा प्लस 2 दूनी 4 और माइनस का 3। सो गामा विल बी इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 1। सो आपके पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आ गई है ना, और आपको अल्टीमेटली इमेज निकालनी है। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स से अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P डैश है और ये लाइन L है, तो आपको भी पता है कि PP डैश जो है वो परपेंडिकुलर टू L है। तो इसका मतलब जो PP डैश के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, है ना, मान लो अगर मैं PP डैश के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PP डैश, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PP डैश कितना होगा, अल्फा माइनस 1, राइट है, बीटा माइनस 6 एंड गामा माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 लैम्डा माइनस 1 तो यानी कि 2 लैम्डा माइनस 2। बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 लैम्डा माइनस 4, तो 4 लैम्डा माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 10, एंड गामा की वैल्यू है 6 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 3, तो 6 लैम्डा माइनस 2। सो अब आपका ये PP डैश का क्या हो गया है, डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं।
अच्छा, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये है। तो A1 A2 है ना, यहां से आपके पास क्या आ जाता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, और 6 लैम्डा माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। सो यानी कितना हो गया, 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 चौक 8 लैम्डा माइनस 20, ठीक है, और प्लस 3 6 जा 18 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 18 लैम्डा और 8 लैम्डा, 8 8 16 26 और 2 28 लैम्डा, और ये कितना हो गया, 20 और 6 26 और 2 28। सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे भी 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो बेटा आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो बहुत प्यार से, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा माइनस 1 यानी कि 1। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लैम्डा माइनस 4 यानी कि 0। एंड गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लैम्डा प्लस 1 7। तो यानी कि आपके पास जो ये इमेज आई है ना, आपके पास जो इमेज आई है वो कितनी आ गई है, 107, ठीक है। सो दिस इज इट। क्लियर है बच्चों, हाँ होपफुली क्लियर होना चाहिए आपको सभी को, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब देखो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 0 टू पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें बेटा पता क्या करना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी नंबर P4 लगानी चाहिए, सबसे पहला काम। तो लेट से ये इंटीग्रल आई है, तो आई इंटीग्रल में P4 प्रॉपर्टी लगा के क्या हो जाएगा, 0 टू पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और आपको भी पता है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर दोगे ना, सो दोनों को ऐड कर दोगे ना, ऐड 1 एंड 2, तो आपके पास पता क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा ना। 2i आने के बाद आपका पाई बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई, दिस विल बी dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे भाई आपको कोई ना दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हो, ठीक है, लेट्स से अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हो, है ना, सो लेट्स से आपने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, ठीक है, एंड आप बी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, है ना, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, फिर आपका ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है, और ये बी स्क्वायर तो आप बाहर भी ले सकते हो। इतना काम अगर आपने कर दिया ना, बस तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कहने को 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्शन सी है, तो डरावनी बात है, ये है वो है, कुछ नहीं है, आपको मैंने बता दिया। अब आप सिंपल क्या करोगे ना बच्चों, अगर आप से अगर आप यहाँ पे 10x को t मान लोगे, है ना, 10x को t मान लोगे, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि sec स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dt हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना, खासकर डेफिनेट इंटीग्रल में। हमें क्या करना पड़ता है, साथ साथ हमको लिमिट्स भी पुट करनी होती है ना, लिमिट्स भी पुट करनी होती है। सो अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और अगर आपकी x की वैल्यू पाई है तो आपको बताऊं 10 पाई भी कितना होता है, 0 होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, फिर ये क्वेश्चन तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, यानी कि हमको ये पाई यहां से हटाना ही पड़ेगा, पाई यहां से किसी भी तरीके से हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पाई कैसे हटाएंगे भाई, कोई बात नहीं, पाई भी हटा देते हैं, सुनो, पाई हटा देंगे। पाई कैसे हटाएंगे, देखो एक 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी ध्यान है आपको, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स,
इसको हम क्या लिख देते थे, ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अगर अगर एफ टू ए माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स हो जाता था तो आपको भी पता है कि यार यहाँ पे ये सिचुएशन है ही, ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन है ही, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड होती है, क्यों, क्योंकि cos पाई माइनस एक्स एग्जैक्टली आपको ये दे देगा, तो यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 एंड दिस विल बिकम कितना, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है भाई, ओके, 2 से 2 भी खत्म हो गया। नाउ अब आप यहाँ पे कॉमन ले लो, अब यहाँ पे आप क्या ले लो कॉमन, अब यहाँ पे आप cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, और इनफैक्ट आप बी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, फिर cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये बी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, है ना, तो आ रही बात समझ में, ठीक है। सो अभी अपने को क्या करना है, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम है तो स्क्वीज करते हुए चलेंगे, और फिर थोड़ा सा लेफ्ट में मेरा कैमरा भी आ जाता है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 10x को t लेंगे, 10x को t लेंगे, ठीक है, 10x को t लेंगे तो sec स्क्वायर dx आपको पता है, sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है, sec स्क्वायर x dx आपका dt हो जाएगा। ओके बच्चों, नाउ अब आपको भी पता है लिमिट की बात करेंगे तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 t की वैल्यू 0 हो जाएगी, व्हेन x इक्वल्स टू व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो 10 पाई बाई 2 कितना होता है भैया, इन्फिनिटी होता है। तो आपके पास जो नया इंटीग्रेशन आएगा ना भैया, तो ये देखो, ये तो मैंने फालतू की यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख रखी थी, ठीक है, आपको पता ही चल गया कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, और ये वैसे भी एक आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये, ठीक है ना, सो ठीक है, दिल का दरिया बह ही गया, ठीक है। सो अभी क्या है कि ये इंटीग्रेशन फिर से सॉल्व करना है हमको, सो यानी कि इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन बी स्क्वायर एंड 0 टू इन्फिनिटी वी विल से, एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग लिख देंगे डी टी, एंड यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनल आंसर आपको भी पता है बेटा क्या लिखना है, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर, और ये कितना होता है, ये 1 अपॉन ए है ना, 1 अपॉन ए 10 इनवर्स टी अपॉन ए, है ना, ए अपॉन बी, है ना, तो यहाँ पे बी आ जाएगा एंड इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। सो आपको भी पता है बेटा ये कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, और ये 10 इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स 0 0, सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, है ना, 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ओके बच्चों, तो फटाफट से इसको समझ लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना। 12th क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना बड़े पॉपुलर होते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई खास ऐसी कोई डिफरेंट बात नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो, इनइक्वलिटी से आप घबरा रहे हो, लेकिन आप इनइक्वलिटी से मत घबराओ, आप इक्वलिटी कंसिडर कर लो, आप इक्वलिटी कंसिडर कर लो, अगर आप इक्वलिटी कंसिडर कर लोगे तो आपको कोई भी घबराहट नहीं होगी। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि भैया एक तो आपको सर्कल बनाना है, एक तो आपको सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है, 4a रेडियस है ना, कितनी रेडियस है, 4a रेडियस है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक आपको क्या बनाना है, पैराबोला बनाना है, यानी कि y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x का पॉजिटिव होना, तो ये आपको पैराबोला बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब वो इनइक्वलिटी की बात करते हैं कि भाई बेसिकली देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इनइक्वलिटी, देखो सबसे पहले तो हमने इक्वलिटी को तो बना ही लिया, इक्वलिटी को तो बना ही लिया ना हमने, अब हम इनइक्वलिटी की बात करेंगे, तो ये इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं ना, ये इनइक्वलिटी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16a स्क्वायर, ये क्या कहता है आपको, अगर आप 0 0 पुट करके देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये इनइक्वलिटी क्या कहती है कि आपको सर्कल के अंदर का एरिया लेना है, सर्कल के अंदर का एरिया लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, फिर आप पैराबोला ले लो, पैराबोलिक की जो इनइक्वलिटी है, तो ये पैराबोला की जो इनइक्वलिटी है इसमें क्या होगा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप लेट से 4a,0 को अगर आप मतलब चेक करके देखते हैं ना, लेट से 4a,0 को आप चेक करके देखते हैं, तो x की वैल्यू अगर आप 4a लिख दो तो 6a इंटू 4a और 0 रख के देख लो यहाँ पे, सो आपको पता है कि 6 चौक 24 a स्क्वायर, ये क्वांटिटी फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो इसका मतलब इसका अंदर का एरिया, ठीक है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर a 0 हो गया, भाई a 0 हो गया तो सर्कल भी तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा, है ना, तो a तो पॉजिटिव वैल्यू ही है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अब हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया चाहिए तो आपको उसमें भी पता है कि बेटा क्या है, सिमेट्री चल रही है ना, सिमेट्री, है ना, आपको पता है जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये वाला होगा। सो टेक्निकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला एरिया निकाल के उसका ट्वाइस कर देना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको इस पॉइंट का क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सर्कल की इक्वेशन को और किसकी इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को इंटरसेक्ट करेंगे ना, सॉल्व करेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6ax, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6ax इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। सो वैल्यू निकालेंगे, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6ax, ठीक है, माइनस 16a स्क्वायर। तो बताओ भाई कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे भाई इसको, क्या मैं कह दूं 10 छिक 16 नहीं 8 दूनी 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8ax माइनस का 2ax माइनस का 16a स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा भैया, x प्लस 8, x प्लस 8a और x माइनस 2a। सो इसका मतलब x इक्वल्स टू या तो माइनस का 8a आएगा या प्लस का 2a आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 2a पॉसिबल है, तो बस हमको मिल गया। यानी कि ये पॉइंट जो है वो 2a कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। सो अभी तक तो कहानी जो चल रही थी, अब हमें रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं ना। देखो रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया की मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया। सो ये कर्व क्या है, पैराबोलिक कर्व है, यानी कि अंडर रूट 6a x, है ना, अंडर रूट 6a, इनफैक्ट मेरे को ऐसे लिखना चाहिए अंडर रूट 6a रूट x, ठीक है। इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2a तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 2a तक इंटीग्रेट करना है, प्लस फिर सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, 2a से 4a तक, ठीक है, 2a से 4a तक, ठीक है, ऐसे करके। अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखना कि यहां तक मैंने क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया है, अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। और रिक्वायर्ड एरिया इसका भी दुगना है, रिक्वायर्ड एरिया इसका भी दुगना है, रिक्वायर्ड एरिया इसका भी दुगना है, ठीक है। तो ये अभी तक तो मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके दिया है, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको, क्योंकि देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, मतलब कितने कितने नंबर का क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन इतना छोटा थोड़ी होगा, लेंथी ही होगा। सो अब आपको इतना समझ में आ गया, एक बार आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको इसको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। सो फर्दर सॉल्व करूंगा ना, तो बच्चों क्या करूंगा मैं, फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने फ़ोन से इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व कर देता हूँ ना, मैं अपने फ़ोन से इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे जाके इसको सॉल्व कर दूंगा। चलो जी, तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व करूंगा। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना है बेटा मेरे पास, रिक्वायर्ड एरिया कितना है बच्चों मेरे पास, इट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज कितना, अंडर रूट 6a रूट एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से 2a प्लस 2a से 4a, और ये कितना हो गया, अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, दिस इज इट। सो देखो अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, कैसे होगा,
सबसे पहले तो भैया यहाँ पे √6 से तो बाहर आ जाएगा ना। सो कितना हो गया, √6 से तो बाहर आ गया। अब √x का कितना इंटीग्रेशन होगा, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और इस पे आपकी लिमिट लग जाएगी 0 से 2a की, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको भी पता है कि बेसिकली आप इसको देखें, अगर 16a² को आप देखें तो 4a का होल स्क्वायर है ना, 4a का होल स्क्वायर है, 4a का होल स्क्वायर है। सो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे भाई, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से क्या फॉर्मूला लगेगा। सो दिस इज x/2 √4a² - x² माइनस प्लस 4a² है ना, 4a का होल स्क्वायर यानी कि 16a² अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/4a एंड लिमिट इज 2a से 4a, ठीक है, ठीक है भाई, प्लस c। बस अभी आपको इसको सॉल्व करने का है। तो कैलकुलेशन वाइज अक्सर करके हम लोग क्लासरूम में छुड़वा देते थे, लेकिन ये सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है तो इसलिए पूरा कराना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज √6a, तो ये कितना हो जाएगा भैया, x⁻3/2। सो 2a, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो x⁻3/2 और ये 3/2 बाहर आ जाएगा ना, 3/2 बाहर आ जाएगा। सो 0 से 2a, बल्कि मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ ना साथ साथ ही, सॉल्व कर देता हूँ तो कितना हो गया, ये 2 एकम 3/2, 3/2 तो 2√6 और ये अपॉन व्हाट वी कैन से 3, एंड दिस इज x⁻3/2, सो 2a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो 4a का और ये 4a का होल स्क्वायर है ना, 4a का होल स्क्वायर है, तो ये तो 0 हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर रख के, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी बात, यहाँ पे आ जाएगी 16 2 8a², और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, माइनस अगर हम 2a की बात रखेंगे, सो दिस इज 2a अपॉन 2, दैट इज a, और ये कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, तो 4a² 16a², 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a² यानी कि √12। सो √12 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4 तिया 12, सो 2√3 एंड वी कैन कॉल इट एज a, है ना, 2√3 इंटू a, ठीक है, ओके। और इधर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे व्हाट वी कैन से दिस इज 8a² और 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा भैया, इट्स π/6, ठीक है। सो ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज काफ़ी लंबा हो गया भैया। सो 2/3√6a एंड दिस इज यहाँ पे भी स्पेशली अगर हम देखें तो 2a की पावर 3/2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा हो गया है ना। 2 की पावर 3/2, सो व्हाट वी कैन से 8 2√2, सो 2√2 लिख सकते हैं, और a की पावर भी 3/2, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो √6 इंटू a की पावर हाफ है ना, a की पावर हाफ है। सो कहीं ना कहीं हमारी जुगलबंदी बन जाएगी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा लेंथी तो है, 4πa², और ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 2 चौक 8, सो -4.3πa² और -2√3a², है ना, 2√3a²। सो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है ये क्वेश्चन, बट ठीक है, हमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4√2, 4√2√6 यानी कि 6 दूनी 12, √12/3, ठीक है। और दिस इज a की पावर 3/2 1/2 यानी कि 2a² प्लस यहाँ पे 3 चौक 12 में से 4 गए 8/3 πa² माइनस 2√3a², ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस टाइप ऑफ, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा।
और रूट 12 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4, 2√3 है ना। सो दिस इज 8 रूट, ये √3 रख के रखे क्या, रख लेते हैं, ठीक है। सो 8√3 8 8 रूट 3 ठीक है। अभी भी इसमें भी अगर आप कुछ सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो ये अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है ना, इतना होनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, सो हम लोग तो मतलब यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज इट, यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हो, चाहे आप यहाँ पे, हाँ लेकिन एरिया में कभी भी एंड में जो आंसर लिखना वो स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखना है ना। एंड में जो आंसर लिखोगे आप उसको स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखोगे, ठीक है। सो यहीं तक, ठीक है।